जय हिंद दोस्तों। ट्रिगी गुरु अमित गुप्ता के यूट्यूब चैनल पे आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यूपी पुलिस परीक्षा, एसएससी कांस्टेबल परीक्षा या ऐसी कोई भी परीक्षा जिसमें हिंदी है, उसके लिए आज का ये वीडियो बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने हिंदी के सभी टॉपिक से कुछ न कुछ प्रश्न लिया है और ये परीक्षा से एक दो दिन पहले संपूर्ण हिंदी के पाठ्यक्रम को रिवीजन करने के लिए बहुत ही उपयोगी वीडियो है। और ये इस दृष्टि से भी उपयोगी है क्योंकि इसमें सभी प्रश्न किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और आगामी प्रतियोगी परीक्षा के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में ओष्ठ ध्वनि कौन सी है, यानी ओठ से बोली जाने वाली ध्वनि कौन सी है। तो मैंने बताया था ओठ से क्या उड़ाया जा रहा है, तो फूक फूक के पतंग उड़ाया जा रहा है। तो प से पतंग यानी प फ ब भ यानी प वर्ग ओठ से बोला जाता है, यानी आंसर हो गया डी। इसमें मैं बहुत ज़्यादा समझाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि इसमें 170 से ज़्यादा प्रश्न हैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आंसर बताता रहूँगा। और इससे अगर विस्तार से आप किसी भी टॉपिक पे देखना चाहते हैं वीडियो, तो सभी लगभग अधिकांश टॉपिक पे मैंने हिंदी पर वीडियो बना रखा है, वर्णमाला क्रम पे भी बनाया है, हर चैप्टर से मैंने वीडियो बनाया है। उस वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं विस्तार से। तो इसमें आंसर हो गया फ। वावेल को हिंदी में कहते हैं सी, यानी स्वर। इसमें मैं उत्तर ही बताऊं क्योंकि इसमें खास मेरा लक्ष्य है रिवीजन कराना। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उसे हम कहते हैं अकारांत। कौन स्वर नहीं है, तो इसमें स्वर नहीं है ब, बाकी सब देख ही रहे हैं आप, स्वर है, आसान पर। कौन सा वर्ड अघोष है, तो इसमें घोष कौन सा वर्ड है, तो द है, क्योंकि आप जानते होंगे घोष अघोष कौन कौन से होते हैं। पहला और दूसरा अघोष होता है और तीसरा चौथा पांचवा सघोष होता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण अक्षर होता है, ध्वनि भी हम कह सकते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं, आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कंठ ध्वनि कौन सी है, तो कंठ क से कंठ, और कंठ में कठफोड़वा कबूतर यानी क वर्ग कंठ से बोला जाता है, यानी कि क और ख हमारा ए आंसर हो गया। उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य यानी मूर्धा व्यंजन, तो मूर्धा क्या खा रहा था, तो टमाटर खा रहा था, तो ट ठ ड ढ, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, ड और ढ। अल्प प्राण, तो अल्प प्राण व्यंजन होते हैं कौन कौन से, तो पहला तीसरा पांचवा। तो पहला इसमें है क वर्ग का क ख ग, पहला है क और तीसरा है ग, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। हमने 8-8 10-10 प्रश्न सभी टॉपिक से लिया है ताकि आपका रिवीजन अच्छे तरीके से हो जाए और सभी आराम से आपके दिमाग में प्रश्न आ सके। ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं लगा है, तो आराम से देख सकते हैं, तेली में लगा है, रंगीला में लगा है, माली में लगा, अलबेली। तो किसमें ई प्रत्यय नहीं लगा है, तो रंगीला में नहीं लगा, क्योंकि इसमें आ प्रत्यय लगा है। रंग धन ईला, ईला प्रत्यय लगा है। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो संस्कार बताया था मैंने अपने संधि वाले वीडियो में कि बिंदु हटता है स के ऊपर से तो वो म बन जाता है हलंत वाला, तो ए आंसर हो जाएगा। रेलगाड़ी, रेल एक अलग भाषा का शब्द है और गाड़ी अलग भाषा का शब्द है, इसलिए हम इसे कहेंगे संकर शब्द। वकील किस भाषा का शब्द है, तो वकील, कुछ वकील ऐसे होते हैं जो अरबों के होते हैं, अरबों में उनकी कमाई होती है, तो हम याद रखेंगे अरबी का शब्द है। संकर शब्द किसे कहते हैं, तो दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना जो शब्द होता है उसे संकर कहते हैं। जिस शब्द की व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता उसे हम क्या कहते हैं, तो देशज शब्द कहते हैं। निम्नलिखित शब्द युग्मों में कौन सा असंगत है, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा डी, कारतूस अंग्रेजी का शब्द नहीं है। योगरूढ़ शब्द कौन सा है, तो इसमें दशानन योगरूढ़ शब्द है। मोटा मोटी ट्रिक याद रखिएगा, अधिकतर जो है बहुब्रीहि संधि वो सारे शब्द योगरूढ़ में आएंगे। लौकिक शब्द में प्रत्यय है, तो इसमें आंसर हो जाएगा ई। हर स्लाइड पे मैंने एक एक टॉपिक उठाया है। चंद्रोदय में कौन सी संधि है, तो मैंने बताया था कि एक मात्रा दिखाई दे, एक हैंड दिखाई दे तो गुण संधि होता है, दो हैंड दिखाई दे तो वृद्धि संधि होता है, तो ये गुण संधि है। वृद्धि संधि, तो वृद्धि संधि यानी कि वृद्धि, दो मात्राओं की वृद्धि, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि इसमें दो हैंड दिखाई दे रहा है। सदाशय का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा सत धन आशय सदाशय, ये हमारा व्यंजन संधि हो जाएगा। संधि विच्छेद कौन सा सही है, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ए, परम धनात्मा परमात्मा, ये हो जाएगा हमारा दीर्घ संधि। विकल्पों में कौन सा शुद्ध है, तो पर धन अधीन होता है, याद रखिएगा, आधीन नहीं होता है। उच्चारण
में संधि विच्छेद उत धन चारण, तो इसमें आंसर हो जाएगा डी। तो इसमें यह भी व्यंजन संधि का उदाहरण है। महाशय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, महाधन आशय। पावन शब्द का सही संधि विच्छेद, याद रखिए यहाँ पर पवन नहीं है पावन है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, पौधन अन। पवन होता है तो पोधन अन हो जाता है। उल्लास तो उतधन लास, हमारा आंसर हो जाएगा ए। यड़ संधि, यड़ अब इसकी पहचान है, तो यद्यपि इसमें यड़ संधि होगा। वृद्धि स्वर संधि कौन सी है, तो बताया था मैंने, दो हैंड दिखाई देगा ऊपर, तो महौषध में दो हैंड दिखाई दे रहा है ये, तो इसलिए हो गया ये वृद्धि संधि। संधि हो गया। अगले साइड में देखते हैं क्या है आपके लिए। दसमुख, तो दसमुख यानी कि रावण की तरफ इशारा, इसलिए ये बहुव्रीहि संधि है। यथाशक्ति पहला शब्द फालतू दिखाई दे रहा है यथा, इसलिए ये अव्ययी भाव समास है। देशभक्ति, बीच में दो शब्दों के बीच में कुछ आए और को छोड़ के तो वो तत्पुरुष समास होता है। देश के लिए भक्ति, तो ए तत्पुरुष समास। हस्तलिखित, हाथ से लिखित, ये भी बीच में कुछ आ रहा है इसलिए ये भी तत्पुरुष समास भी। त्रिनेत्र बहुव्रीहि समास भी हो सकता है और द्विगु समास भी हो सकता है, तो अगर दोनों में, तो यहाँ पर आंसर दिया सी, वैसे बहुव्रीहि समास भी हो सकता है। भरपेट, अगर दोनों ही विकल्प देगा परीक्षा में तो वो प्रश्न कैंसिल भी हो सकता है। भरपेट, भरपेट पहला शब्द फालतू है इसलिए यहाँ पे अव्ययी भाव समास होगा। आनंदमग्न यानी आनंद में मग्न, यानी बीच में कुछ आ रहा है दो शब्दों के, इसलिए ये तत्पुरुष समास होगा। आनंद मन, वही प्रश्न रिपीट है। वनवास यानी वन में वास, बीच में कुछ शब्द आ रहा है इसलिए ये भी तत्पुरुष समास होगा। पंचवटी, 5 शब्द है इसलिए ये द्विगु समास होगा। पीताम्बर, ये कर्मधारय समास भी हो सकता है और बहुव्रीहि समास भी हो सकता है। यहाँ पर कर्मधारय और बहुव्रीहि में टक्कर हो तो आप बहुव्रीहि को मारिए, वैसे दोनों ही आंसर सही है। नरोत्तम, नरधन उत्तम, नरों में उत्तम, बीच में आ रहा है इसलिए तत्पुरुष समास। समास भी कंप्लीट हुआ आपका। थोड़ा थोड़ा रिवीजन कर लेंगे तो आप में कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। इसमें पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा सी, राम मोहन को मारकर भाग गया। लेख लिखा गया, तो ये मैंने बताया था वाच्य, इसका भी मैंने वीडियो बनाया है। तो इसमें अगर कोई कर्ता, सबसे पहले कर्ता खोजना चाहिए। कर्ता इसमें अगर हम खुद से रखें, जैसे इसमें लिखे राम ने लेख लिखा गया, तो अच्छा नहीं लग रहा है। राम के द्वारा लेख लिखा गया तो अब अच्छा लग रहा है। तो के द्वारा आ गया, इसका मतलब कर्तवाच्य तो होगा नहीं। राम के द्वारा लेख लिखा गया, तो के द्वारा आ गया इसलिए ये कर्तवाच्य नहीं होगा। तो अब बच गया कर्मवाच्य या भाववाच्य। तो कर्मवाच्य तब होगा जब इसमें कर्म होगा, और कर्म नहीं होगा तो ये भाववाच्य हो जाएगा। तो कर्म कैसे पकड़ेंगे, क्रिया से पहले क्या का प्रश्न करके। तो क्या लिखा गया, तो लेख लिखा गया, यानी इसमें कर्म है इसलिए ये भाववाच्य नहीं है बल्कि कर्म ही वाच्य है। क्रिया के जिस रूपांतर से वाक्यगत कर्ता की प्रधानता हो उसे हम कहते हैं कर्तृवाच्य। आंसर हो जाएगा क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता को क्या कहते हैं, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा वर्तमान काल। वर्तमान काल के कितने भेद है, तो आंसर है सी यानी 5। वह आया हो, कंफर्म नहीं है कि आया है, इसलिए संदिग्ध वर्तमान, अरे संभाव्य वर्तमान। और हमेशा याद रखिएगा संदिग्ध वाले में, वैसे मैंने इसका वीडियो नहीं बनाया है काल का, तो जहां पे याद रखिए ग, संदिग्ध में ग छुपा हुआ है, तो इतना तो कंफर्म है कि संदिग्ध वाले में गा गी गे जरूर रहेगा। गा गी गे, खेलेगा खेलेगी खेलेगे, तो संदिग्ध में ग लगा हुआ है, तो ये आपको याद दिला देगा कि इसके वाक्य में तो ग जरूर रहना चाहिए। तत्कालिक वाले में रहा रही रहे जरूर रहना चाहिए। तत्कालिक वर्तमान है तो रहा है रही रहे है, तत्कालिक भूत है तो रहा था रही थी रहे थे होता है। मैंने राजू को पीटा था, आ था ई थी ए थे रहेगा तो पूर्वभूत हो जाएगा। लड़कियां नाचती, जिसमें ती रहेगा, देखिए इसमें लिखा है हेतु मदभूत इसका नाम है, तो इसमें त जो है तो त इसमें आता है, आंसर हो जाएगा ये। वैसे इस पर मैंने वीडियो नहीं बनाया है, समय मिलते इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा, फिलहाल में आप रिवीजन कर लीजिए। निम्नलिखित में कौन सा शब्द फल का अनेकार्थी शब्द नहीं है, मैंने बताया था हाँ ना पर विशेष ध्यान दीजिएगा। आपकी परीक्षा ऑफलाइन है तो आप तुरंत उसको अंडरलाइन कर दीजिएगा, गोले में घेर दीजिएगा, ताकि आपका ध्यान आकर्षित रहे कि ये हमें नहीं में उत्तर देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हल्का। जीवन का एक अर्थ है जिंदगी और दूसरा अर्थ है पानी, जल ही जीवन है कहा जाता है। घन का अनेकार्थी शब्द नहीं है, तो वो क्या नहीं है, तो घनिष्ठ नहीं है, बाकी सब घन का अनेकार्थी है। रस का अनेकार्थी शब्द नहीं है, क्या है, तो पारा नहीं है। वर श्रेष्ठ को कहते हैं, वरदान भी कहते हैं, पति को भी कहते हैं वर, सुवर्ण को नहीं कहते हैं।
निम्नलिखित शब्दों में एक अनेकार्थी है, किसका एक अनेकार्थी है? तो इसमें आंसर हो जाएगा हिमालय। निम्नलिखित में एक शब्द अनेकार्थी नहीं है, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा डी पुस्तक। पुस्तक का अनेकार्थी नहीं है, बाकी मुद्रा, पत्र और दंड के कई अर्थ हो सकते हैं। भक्ति का अर्थ नहीं है, भक्ति का अर्थ क्या नहीं है? तो कविता नहीं है, बाकी सब जो विकल्प है वो भक्ति का अर्थ हो सकता है। अब अगला हम टॉपिक उठाते हैं, जल्दी जल्दी। सामान्य शब्द का विलोम है। विलोम शब्द सामान्यता आप लोग आसानी मानते हैं, तो सामान्य का विलोम शब्द याद रखिएगा, श्रेष्ठ नहीं होगा। इसमें हमारा आंसर हो जाएगा विशिष्ट। अमर शब्द का विलोम है, तो अमर का हो जाएगा मर्त्य। जीवन रहेगा तो मरण होगा। उपकार का हो जाएगा सी अपकार। आविर्भाव का हो जाएगा तिरोभाव डी। उक्त का विलोम शब्द होगा अनुक्त, आंसर हो जाएगा ए। निर्दय का सदय। उन्मिलन का निमिलन। और उत्कर्ष का हो जाएगा इसमें आंसर सी अपकर्ष। चिरंतन का विलोम शब्द हो जाएगा यहाँ पे नश्वर। अनुग्रह शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा डी विग्रह। अनभिज्ञ का विलोम शब्द है इसमें सी अभिज्ञ। याद रखिएगा, गलत हो सकता है, अनभिज्ञ जहां लिखा रहेगा तो उसमें से न हटा दीजिएगा, अभिज्ञ हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सरिता का पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें आंसर हो जाएगा बी त्रिपथ का, क्योंकि ये गंगा का पर्यायवाची है। कमल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो इसमें आंसर हो जाएगा सी जलद, क्योंकि द लास्ट में आया है इसलिए ये बादल का पर्यायवाची है। कमल शब्द का पर्यायवाची होगा, तो इसमें आंसर हो जाएगा डी इंदिवर। क्रोध के लिए दिए गए पर्यायवाची शब्दों में एक गलत शब्द है, उसे चयनित करिए, यानी कौन सा क्रोध का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा सी स्वत्व। निम्नलिखित पर्यायवाची शब्दों में जो शब्द मोर का पर्यायवाची नहीं है, मोर का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बी कीस। बाकी सब पर्यायवाची है, उसको आप याद कर लीजिएगा। कौन सा नहीं है ये याद करने की जरूरत नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द कृष्णा का पर्यायवाची है? तो कृष्णा का पर्यायवाची है द्रौपदी, याद रखिएगा। रुक्मिणी या राधा कृष्णा का पर्यायवाची नहीं है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कृष्णा पर्यायवाची है द्रौपदी का। इनमें से कौन शब्द बैल का पर्यायवाची नहीं है? तो अस्म बैल का पर्यायवाची नहीं है। जो शब्द सौंदर्य का पर्यायवाची नहीं उसे चयनित करिए, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा डी रमणी। कौन एक शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सी तरड़ी, क्योंकि ये नौका का पर्यायवाची है। तरीड़ी, त छोटी की ई का मात्रा री और बड़ी का मात्रा डी। वर्तनी में भी याद रखिएगा। सिर उठाना अर्थात होता है विद्रोह करना डी। कान भरना आंसर हो जाएगा सी चुगली करना। जमीन नई जमीन तोड़ना आंसर हो जाएगा सी अनूठा प्रयोग। सोने में सुगंध, तो सोना में सुगंध, एक तो सोना खुद ही महंगी धातु है और उसमें सुगंध आ जाए तब तो क्या बात है। तो मुहारा में हमेशा याद रखिएगा कि जो शब्द दिया गया है, जैसे सोना लिखा है और सुगंध लिखा है, तो कभी भी ज़्यादा 99% में ये होगा कि जिस विकल्प में सोना लिखा रहेगा वो कभी सही नहीं होगा, जिसमें सुगंध लिखा रहेगा वो सही नहीं होगा, क्योंकि मुहावरे का वही अर्थ नहीं होता है जो लिखा रहता है। तो एक ट्रिक की तरह याद रखिएगा। तो देखिए इसमें सुगंध है तो ये नहीं होगा आंसर, ये सोना दे दिया इसलिए नहीं होगा, इसमें आभूषण दे दिया तो नहीं होगा, एक ही विकल्प बच गया, ये सुंदर वस्तु में और गुण होना है। भई गति साप छछुंदर करी, इसका अर्थ हो जाएगा बी नहीं बल्कि इसका आंसर हो जाएगा सी दुविधा में पड़ जाना। 9 दिन चले 2.5 कोस, तो इसमें आंसर हो जाएगा बी धीरे धीरे चलना, बहुत सुस्त होना। अवसर का लाभ उठाने का अर्थ होगा बहती गंगा में हाथ धोना, विकल्प ए। बाधा डालना मुहावरे का अर्थ होगा रोड़ा अटकाना, विकल्प बी। अगला स्लाइड देखते हैं। तत्सम, तत्सम इसमें क्या है? तो तत्सम शब्द है इसमें मुख, क्योंकि इसका जब भी तत्सम पूछे तो अगर आप आंसर मुख को टिक करें तो ये सोचिए कि तब इसका तद्भव क्या होता है, तो वो होता है मुंह, क्योंकि कान तो का तत्सम होता है कर्ण, जीभ का जीवा, दांत का दंत होता है। कौन सा शब्द तद्भव है? तो इसमें तद्भव है भ्रमर और भौरा, तद्भव पूछ रहा है, बाकी सब तत्सम शब्द है। श्रृंगार, श्रृंगार शब्द का तत्सम है, आंसर हो जाएगा सी श्रृंगार। याद रखिएगा श्रृंगार वर्तनी शुद्धि में इसमें हैंड एक ही है, ये एक ही हैंड है, ये दूसरा वाला हैंड नहीं है। हल्दी शब्द का तत्सम है, तो आंसर हो जाएगा बी हरिद्रा। गेहूं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए गोधूम। खंडहर खंडगिरी हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। देवर का मतलब होता है तत्सम में द्विवर यानी दूसरा वर,
मक्खन का तत्सम होगा, माछड़ नहीं होगा, याद रखिएगा, मृक्षण होगा। आंसर हो जाएगा डी। तत्सम शब्द है तो इसका तत्सम शब्द है दिन, याद रखिएगा, कंफ्यूजन वाला है, गलत हो सकता है। दिन तत्सम है, रट लीजिए। और दिवस रहेगा तो वो तद्भव है, दिवस तद्भव है, और दिन तत्सम है। अब करोड़ का तो कोटि होता है, पीपल का पिप्पल होता है, तेल का तैल होता है, तत्सम। निम्नलिखित शब्दों में से एक तत्सम शब्द क्या है? तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा डी, खरपर। अगला स्लाइड देखते हैं, क्योंकि प्रश्न ढेर सारे हैं, समय लंबा, वीडियो लंबा खींच सकता है। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, अत्यधिक। शुद्ध वर्तनी वाले शब्दों का चयन करिए। तो अंत्याक्षरी सही है, पूजनीय सही नहीं है, बाकी सब सही नहीं है। कौन सा शुद्ध है? तो याद रखिएगा, कवयित्री होता है। आप ऐसा याद रखिए, कब तो जरूर लिखा रहेगा, कब, क्यों, कैसे वाला है, कब। बस ये है कि ब नहीं रहेगा, क व लिखा रहेगा, उसके बाद ई में छोटी और त्री में बड़ी, यानी आंसर हो जाएगा हमारा बी, कवयित्री। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शुद्ध है? तो हमारा आंसर है ए, विदुषी। छोटी बड़ी मात्रा पर ध्यान दीजिएगा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है इसमें, तो हमारा आंसर हो जाएगा क्लेश, 100 में बड़ा स रहेगा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, फिर श्रृंगार आ गया, याद रखिएगा, श्रृंगार में एक हैंड है, 2 हैंड नहीं है। उज्ज्वल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, 2 ज है और 2 ज है और दोनों ज हवा में है, कोई पूरा ज नहीं है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, ये भी गलत होने वाला प्रश्न, याद रखिएगा। इसमें सीपू है, याद रखिएगा, सीपू, जैसे सिप होता है उसी तरह सीपू है, लास्ट में कश्यप नहीं है, कश्यपू नहीं है, सीपू है। क्योंकि ये गलत होने वाला प्रश्न है, अगर आएगा परीक्षा में तो। शुद्ध वाक्य को चिन्हित करिए। उसके प्राण निकल गए, यह सही है, बाकी सब गलत है। उसके प्राण पखेरु होता तो है, लेकिन उड़ गए होना चाहिए, क्योंकि प्राण हमेशा बहुवचन में इस्तेमाल होता है। कौन सा शुद्ध है? तो इसमें आंसर हो जाएगा ए, मैंने बाजार से सामान खरीदा है। अब यहां पर भी प्रश्न गलत हो सकता है, विद्या श्रेष्ठ धन होता है, इसमें सही होगा, क्योंकि होता है शब्द धन के लिए इस्तेमाल किया गया, न कि विद्या के लिए। देखिए इसमें भी शुद्ध वाक्य, तो गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या था, तो अहिल्या इसमें गलत लिखा है, क्योंकि अहल्या होता है, अहल आधा ल या अहल्या होता है, अहिल्या नहीं होता है। राजीव निरपराधी है, धी नहीं होता है बल्कि निरपराध होता है। तो इस तरह डायरेक्ट हम आंसर पे चलते हैं, तो आंसर हो जाएगा डी, अग्नि प्रज्वलित हो रही है। शेर को देखकर उसका होश उड़ गया, तो होश बहुवचन होता है, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा शेर को देखकर उसके होश उड़ गए। वाक्यों में शुद्ध वाक्य है, तो हमेशा याद रखिएगा, ताजा गन्ना नहीं बल्कि ताजा रस पे ध्यान रखिएगा। अगला स्लाइड देखते हैं अलग टॉपिक पे। युगों युगों से चले आने वाले के लिए एक शब्द होगा सनातन, जिसे बुढ़ापा न आए, तो अजर। जो व्याकरण को जानता है, याद रखिएगा, यह भी गलत होने वाला प्रश्न, व्याकरण है, न कि व्याकरणिक, न कि व्याकरणाचार्य। यहाँ पे व्याकरण, जैसे विज्ञान को जानने वाला वैज्ञानिक, उसी तरह से व्याकरण को जानने वाला व्याकरण। जो क्षमा करने योग्य नहीं है, अक्षम्य। पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्य के कोण को कहते हैं वायव्य कोण। इसमें चारों दिशाओं को हिंदी नाम आप चाहें तो याद कर सकते हैं। जिसके पास कुछ भी ना हो तो अकिंचन कहा जाता है। अंत्यज शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या है? तो इसमें आंसर हो जाएगा डी, तथाकथित निम्न जाति में जन्मने वाले को अंत्यज कहते हैं। अनिश्चित जीविका यानी आकाशवृत्ति, आंसर हो जाएगा डी। जिस पर हमला न किया गया हो, तो आंसर हो जाएगा डी, अनाक्रांत। जो बहुत मंद गति से कार्य करता है उसके लिए कहते हैं ए, आंसर हो जाएगा मंथर। उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाले के लिए एक वाक्यांश, एक वाक्य में क्या बोलेंगे? तो रौद्र रस का स्थायी भाव। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, क्रोध। अस्थाई भाव से एक प्रश्न पूछ सकता है, आप सभी रसों के अस्थाई भाव याद कर लीजिएगा। शोक रस का अस्थाई भाव क्या है? तो आंसर हो जाएगा बी, करुण। शोक करूं, क्या करूं? तो शोक करूं, शोक और करूं याद रखिएगा। किस रस को रसराज कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा ए, श्रृंगार रस को। अब लो नसानी अब न सहो, तो ये शांत रस है। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? तो शांत रस का स्थायी भाव शांति से नीर बहाना, शांति से नीर, निर्वेद। किस रस का स्थायी भाव रहती है? तो आंसर हो जाएगा भक्ति रस और श्रृंगार रस दोनों का ही।
हिंदी काव्य रसों की कुल संख्या कितनी है? तो आंसर है सी 9। सिंगारस का स्थायी भाव क्या है? तो सबको पता होगा, सिंगारस का स्थायी भाव रति है। विस्मय, तो ट्रिक से याद रखिएगा, विष, 2 अक्षर से हम ट्रिक बनाए, विष, तो विष आधा ही पर्याप्त होता है मरने के लिए। अद्भुत, अध मतलब आधा, विष आधा ही पर्याप्त होता है मरने के लिए। वीरस का स्थायी भाव क्या है? तो वीरस का स्थायी भाव है उत्साह। किस रस को रसराज कहा जाता है? तो सिंगारस को। संचारी भावों की संख्या कितनी है? तो 33 है, बी। भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो इसमें आंसर हो जाएगा ए अस्थायी भाव। आपको कहीं कहीं बी शांत रस भी देखने को मिल सकता है। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा 8। किस रस का स्थायी भाव निर्वेद है? तो शांति से निर्वाणा, यानी शांति से निर्वाणा, शांत का निर्वेद। भरत के रस सूत्र में निम्नलिखित में किसका उल्लेख नहीं है? तो हमारा आंसर फिर से वही प्रश्न है, स्थायी भाव। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा विभा सुबह सुबह जग कर। मैंने इस पर भी रस पे भी कोड अपना वीडियो बनाया, बहुत ही अच्छा वीडियो, आप उसे देख सकते हैं, विभा सुबह सुबह जग कर। तो विभत्स का स्थायी भाव जुगुप्सा। अब हम देखते हैं रूपक अलंकार। तो इसका नाम ही है रूपक, तो इसमें एक रूप हो जाना, यानी कि कोई भेद ना होना। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा सी। इसमें कहा गया इसका मुख ही चंद्रमा है, मुख और चंद्रमा में कोई भेद ही नहीं है। तरनी तनुजा तट तमाल, यानी त की आवृत्ति हुई है, इसलिए अनुप्रास अलंकार। नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल क्रांति। तो यहाँ पर जो ही आप देखेंगे सी, तो सा सी से सरिस यथा, ये सब पहचान है किसका? तो उपमा अलंकार का। शेष महेश गिनेश दिनेश सुरेश जही निरंतर गावे। तो ये आंसर हो जाएगा इसका अनुप्रास, क्योंकि स की आवृत्ति हुई है। फूले का सकल मई छाई जनु रस, जनु, जो ही जनु देखेंगे तो जनु मनु जनहु मनहु। तो जान मान किसी को कैसे दिया जाता है? तो उठकर, उत्प्रेक्षा, जान मान दिया जाता है उठकर, यानी उत्प्रेक्षा अलंकार। रूपक अलंकार एक रूप होना, अर्थात उपमेय उपमान का में अभेद होता है, यानी कोई अंतर नहीं होता है। तो पर 12 उर्वशी, उर्वशी उर्वशी शब्द 2 बार आया और दोनों का अर्थ अलग अलग है। एक उर्वशी का मतलब सुंदरी, एक उर्वशी का मतलब उर यानी हृदय में, बसी यानी यहाँ पर यमक अलंकार हो जाएगा। पीपर पात सरिस मंडोरा, तो सासी सरिस पहचान है किसका? तो उपमा अलंकार का। मुदित महीपति मंदिर आए, तो इसमें म की आवृत्ति हुई, इसलिए अनुप्रास अलंकार। चरण धरत चिंता करत चितवत चरित और, सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। ये चोर वाला जो ही आ जाएगा तो आप याद रखिएगा श्लेष अलंकार। श्लेष मतलब चिपकना, चोर पैसे से चिपक जाते हैं, तो जो चोर आएगा तो याद रखिएगा इसमें एक ही शब्द से कई अर्थ चिपके होते हैं, तो चोर वाला जब आ जाएगा तो श्लेष, श्लेष मतलब चिपकना। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, यहाँ पे बेर बेर शब्द 2 बार आया है और दोनों का अर्थ अलग अलग है, इसलिए यहाँ पे यमक अलंकार होगा। चरण कमल बंदो हरिराई, चरण और कमल में के बीच में कोई विभक्ति नहीं है, सासी सी नहीं है, और चरण और कमल दोनों शब्द चिपके हुए हैं, उपमेय उपमान चिपका हुआ है, इसलिए यहाँ पर एक रूप हो गया, इसलिए रूपक अलंकार होगा। उस काल मारे क्रोध के तनु कापने उनका लगा, मानो मानो जानो जनहु मनहु। जान मान कैसे दिया जाता है अतिथि को? तो उठकर, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। विकल्प में कौन सा शब्द अलंकार है उसको चिन्हित करिए, तो हमारे यहाँ पे हो जाएगा आंसर ए। अब देख लेते हैं विशेषण। मीठा अमरूद, मीठा विशेषण की किस कोटि में आता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बी गुणवाचक। तुम कहाँ पढ़ते हो में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तुम कहाँ पढ़ते हो, तो ये सीधे सीधे प्रश्नवाचक है। लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है? तो संज्ञा विधि से। इसमें कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? तो छोटा और बड़ा विशेषण है, विशेषण यानी विशेषता। हरा पीला 2 3 ये सब विशेषता। राम लक्ष्मण ये नाम कोई विशेषता नहीं है। चौथाई शब्द है, तो चौथाई अभी कोई पूरा नहीं है, चौथाई हिस्सा एक का पूरा नहीं, इसलिए आंसर हो जाएगा अपूर्णांक बोधक विशेषण। विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे हम कहते हैं विशेष से, यानी विशेषता को तो विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताता है तो उसे हम विशेष कहते हैं। जैसे काली गाय, तो काली विशेषण हो गया और गाय इसमें विशेष हो गया।
कौन सा शब्द विशेष है? तो मैं इसमें हमारा आंसर हो जाएगा अग्नि। ठंडा पानी ठंड पैदा करता है। तो इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष है, यानी किसकी विशेषता बताई जा रही? तो ठंडा किसकी विशेषता बता रहा है? पानी की, इसलिए सी हो गया पानी, यानी इसमें हो गया विशेष से। रसिक प्रिया के रचयिता हैं केशव दास। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार हैं सुमित्रा नंदन पंत। विनय पत्रिका लिखा है तुलसीदास ने। तुलसी का पत्ता खाने से मनुष्य में विनय का गुण आता है। मानस का हंस का लेखक हैं, तो इसमें आंसर हो जाए अमृतलाल नागर। मजदूरी और प्रेम सरदार पूर्ण सिंह। कलम का सिपाही आत्मकथा है। दुख ही जीवन की कथा रही, तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम है बंग महिला। खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं? तो इसमें आंसर हो जाए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, यानी अयोध्या में खड़ी बोली। और एक मलिक अमीर खुसरो का नाम तो आप जानते ही हैं, खड़ी बोली से संबंधित। फणीश्वर नाथ रेणु, तो फड़ काट के कौन बैठा है? फणीश्वर नाथ रेणु, यानी फन काट के बैठा है सांप मैला आंचल में, यानी कि सी आंसर। गोदान आप जानते ही होंगे प्रेमचंद्र। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मैं, मुझे, मेरा, मैंने, ये सब उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम होता है यह, वह, यह घर मेरा नहीं उनका है, तो ये सब निश्चयवाचक सर्वनाम है। इसमें अनिश्चयवाचक, तो इस अनिश्चयवाचक हो गया कोई। रास्ते में कोई खड़ा है, दरवाजे पर कोई खड़ा है, तो कौन खड़ा है पता नहीं, इसलिए अनिश्चयवाचक। यह घोड़ा अच्छा है, तो यह शब्द क्या है? तो यह शब्द सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम जो, सो, जो होता है, तो इसमें आंसर हो जाएगा जी, जो। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसे अन्य दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।